कि राजनीति में षड्यंत्र यंत्र मंत्र सब चलते हैं कि बलदेव शर्मा आपके साथ चल नहीं रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं सबको पता है ना। अनुराग जी ने उनको समझा लिया, बड़े नेताओं ने उनको समझा लिया, उसके बाद भी अगर वो अपना रुख ऐसा ही रखेंगे तो उनकी मर्जी है, उसको हम क्या कर सकते हैं। अजेश धर्माणी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे। हाँ। उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव में मतदान होगा वो शिमला का बेटा वर्सेस बड़सर का बेटा ये चुनाव होगा। मुख्यमंत्री महोदय तो सेरा रेस्ट हाउस में रहते हैं। धर्मानी जी से ये पूछो कि शिमला में मुख्यमंत्री के कितने घर हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं, डालते हैं। अगर हमें वो बिकाऊ समझते हैं तो कैप्टन रंजीत सिंह और केश काले भी बिकाऊ हो सकते हैं। अब धर्मानी जी जब मंत्री नहीं थे तो बड़े परेशान थे। हाँ। साल भर जब मंत्री नहीं बने तो वो काफी समय तक तो मुख्यमंत्री के पास मिलने तक नहीं गए। के सामने जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं सुभाष चंद्र डटवालिया, वो कह रहे थे कि इंद्रदत्त लखनपाल एक भगौड़ा है और भगौड़े को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। चुनावी संवाद की इस कड़ी में हम बड़सर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। हम नेताओं से भी सत्ता और सियासत में जो सवाल घूम रहे हैं उनका जवाब लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। और चुनावी संवाद की इस कड़ी में हमारे साथ बड़सर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। नमस्कार जी। नामांकन भरने जा रहे हैं, लेकिन जो सवाल आपके विषय में घूम रहे हैं, पहले तो आपने एक्सप्लेनेशन भी दी कि आपने पार्टी क्यों बदली। फिर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आया कि जब पाला बदल ही दिया था तो इतने दिन हिमाचल से बाहर ऋषिकेश में, होटल ललित में या फिर हयात रिजेंसी में रुकने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, वो तो देखिए ऐसा हुआ ना, जब हमें एक्सपेल किया गया जी। हमने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, ना हमने कोई पाला बदला जी। हमें निकाला गया। पाला बदलने पे तो मजबूर किया, हम थोड़ा ना गए थे छोड़ के पार्टी। अगर वो थोड़ा संयम से काम लेते कांग्रेस के लोग तो वो टाइम देते हमें, 2-3 दिन की बात करते, चर्चा करते हमसे, क्या बात है, क्या है, क्यों नाराज है, तो बात होती। वो तो उन्होंने तो सीधे निकाल के बाहर कर दिया हमें। तो हमने नहीं पार्टी छोड़ी, हमें निकाला गया पार्टी से। ठीक है, एक बात तो ये तय है। दूसरा, जो होटल में रहने वाली बात है, देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया था, केस किया था, तो इसलिए हम होटल में रुके। उसमें क्या हो गया अगर होटल में रुके तो? कोई हमारा घर तो था नहीं वहाँ पे, होटल में रुकना था तो रुक गए। तो भाजपा के नेता वहाँ क्या कर रहे थे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप लोग कह रहे हैं कि हमें निष्कासित किया गया, भाजपा के 2 नेता आपके साथ परमानेंट रहे, तो उनके साथ रहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, वो तो देखिए, वो अपने उससे जब हमें एक्सपेल कर दिया तो हमारे पास क्या चारा था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें सहारा दिया, संबल दिया। अब अगर वो हमारे साथ रुक गए तो उसमें हर्ज भी क्या है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में जब ये घटनाक्रम घट रहा था, लोगों ने कहा कि राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा का तो सबको पता था कि वो क्रॉस वोट करेंगे भी, लेकिन इंद्रदत्त लखनपाल का किसी को अंदेशा नहीं था। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट साथ किया, मुख्यमंत्री ने भी ये बात हालांकि कही और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी ये बात कह रहे हैं। क्या ये पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी? क्योंकि राजेंद्र राणा से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये काफी समय से पटकथा लिखी जा रही थी। तो आपसे संपर्क किसने किया? देखिए, उनसे वो राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा की बात अलग है, और उन्होंने उनकी पटकथा कहाँ लिखी, कब लिखी, तो मुझे मालूम नहीं है। मैं तो अपना बता सकता हूँ कि जो मेरे मन में चल रहा था और अंतिम समय में मैंने निर्णय लिया और मैंने किया। मेरे से किसी की बात नहीं हुई, ना हमने इस बारे में कोई चर्चा की। अब वो क्या, उनकी क्या बात हो रही थी, क्या उनका मन में चल रहा था, वो अलग बात है। लेकिन जब हम सारे बाहर हो गए तो हम इकट्ठा हो गए। भाजपा हाईकमान से आपसे संपर्क किसने किया था? क्योंकि किसी ने कहा, अब मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि सुधीर शर्मा सरगना थे। आपकी भाजपा हाईकमान में किससे बात हुई थी? चलिए, जब आप होटल ललित गए, ऋषिकेश गए, आप गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले, बातचीत क्या हुई थी? देखिए, ऐसा है ना, जब हम एक्सपेल हो गए और हम यहाँ से चले गए बाहर, तो उस समय तो हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ थे। राजीव बिंदल जी हमें दिल्ली लेकर गए, अमित शाह जी से बात हुई, और वहाँ पर जेपी नड्डा जी भी थे, अनुराग ठाकुर जी से भी बात हुई। उनकी अध्यक्षता में तो हमारी सदस्यता हुई भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सारी बातें बाकी सर, अब सरगना तो सीएम साहब ही बता सकते हैं कि कौन सरगना है और कौन परगना है। देखिए, सरगना परगना की बात तो छोड़ देते हैं। आपने अनुराग सिंह ठाकुर की बात की, अनुराग सिंह ठाकुर ने आप लोगों को पटके भी पहनाए, तो एक चर्चा ये भी हुई कि अब अनुराग ठाकुर के कंधों पर भी ये जिम्मेदारी डाली गई है कि वो आपको इस चुनाव में जितवाएं। अब अनुराग ठाकुर का इस पूरी पटकथा में क्या रोल है? देखिए, बात पता क्या है, जब हाईकमांड ने, अब लोकसभा से सदस्य हैं अनुराग ठाकुर,
और लोकसभा संसदीय क्षेत्र के वो नेता हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, तो जिम्मेवारी उनके ऊपर इसलिए डाली गई है कि वो यहाँ के नेता हैं। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और जिंदर राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं, भुट्टो जी चुनाव लड़ रहे हैं, और चैतन्य जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम 4-5 तो उनके लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उनको उनकी जिम्मेवारी भी और हमारी भी बराबर की जिम्मेवारी है। उनके लिए हम भी वोट मांग रहे हैं, वो हमारे लिए भी कर रहे हैं। उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है कि चलो अगर हमारी पार्टी में आए हैं, उन्होंने हमारा स्वागत किया और उनके हाथों से हमारी सदस्यता हुई है, तो जिम्मेवारी तो स्वाभाविक है, बन जाती है। देखिए, इस पूरी पटकथा का हिस्सा विक्रमादित्य सिंह भी थे। ये बात राजेंद्र राणा ने भी अपने मुंह से कही। आप लोगों से भी होटल ललित में वो मिलने आए थे, बातचीत क्या वही हुई थी कि विक्रमादित्य सिंह भी भाजपा के पाले में आने वाले? राणा जी ने आपको बताया होगा तो ठीक ही बोला होगा। इस बात में सच्चाई है? सच्चाई तो है ही है। हमें कौन आएगा मनाने, हम कोई बच्चे तो है नहीं। सारे परिपक्व नेता हैं, 3-4 बार के विधायक हैं, तो उन्हें मनाने कौन आ सकता हो? तो क्या समीकरण बने वो तो विक्रमादित्य सिंह बता सकते। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब आप लोग यहाँ से गए थे, बार बार ये सवाल हमने आपसे भी पूछने की कोशिश की थी। लोगों ने कहा कि, और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आप लोग बिकाऊ हैं। अब राशि भी मुख्यमंत्री ने निर्धारित की। अब इस टैग को जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसे धो पाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं, और बिकाऊ उन्होंने बोला। अब हम भी तो बोल सकते हैं उनको, क्योंकि अपना रंजीत सिंह को भी तो खरीदा होगा उन्होंने, राकेश कालिया को भी खरीदा होगा। बात तो एक ही है, वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हम उनके ऊपर डालते हैं। अगर हमें वो बिकाऊ समझते हैं तो कैप्टन रंजीत सिंह और राकेश कालिया भी बिकाऊ हो सकते हैं। अब तो जनता किस पर भरोसा करे? देखिए, जनता परिपक्व है, समझदार है, और वो सब समझते हैं। हमने तो देखिए उनको नोटिस दिया है कानूनी, मुख्यमंत्री महोदय को साबित करें किसको पैसे दिए, कहाँ दिए, कब दिए, कोई सबूत तो पेश करो ना। बोलने से क्या होता है? अब वो मुख्यमंत्री हैं तो उनको अपनी पद की गरिमा का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। और देखिए, बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जब हम घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, एक मसला आया बाबा बालकनाथ ट्रस्ट का। हालांकि हमने बातचीत वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि जब भाजपा की सरकार आती है तो भाजपा के जो ट्रस्टी हैं वो भेजे जाते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है वो ट्रस्टी भेजे जाते हैं, लेकिन उस पैसे का लेखा जोखा आज तक किसी के पास नहीं है। आप तो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, सवाल आप पर भी उठ रहे हैं। वो तो गलत बोल रहे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि कोई लेखा जोखा तो ट्रस्टियों के पास होता ही नहीं है। लेखा जोखे के लिए तो हमारे टेंपल के जो चेयरमैन है वो एसडीएम होते हैं, और जो कमिश्नर है वो डीसी होते हैं। उसमें तो ट्रस्टियों का कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, ट्रस्टी जो बनाते हैं ट्रस्ट के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और उसको एक लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, उसमें ट्रस्टी बनाए जाते हैं, और जो भी सरकार रहती है वो अपने हिसाब से बनाती है। और ये तो वर्षों से पुरानी प्रथा है, तो हमने कोई नए नहीं बनाए। पहले से ये प्रथा है कि जैसी सरकार बदलती है, सरकार अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को प्रतिनिधित्व देती है, उसमें तो कोई बुरी बात भी नहीं है। और ट्रस्टियों के हाथ में वहाँ कुछ नहीं होता कि वो जाके वहाँ पैसे का हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है, उनको काउंटिंग में जरूर जाते हैं, बैठते हैं। कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं। लोगों को इस बात की समझ ही नहीं है। अब देखिए, अब जिसको किसी के पता ही नहीं है कि वो उसका सिस्टम क्या है, ट्रस्ट का सिस्टम क्या है, उसका पहले संविधान पढ़ना चाहिए। जो लोग ऐसी बात करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट का काम है, ट्रस्टियों का काम है सहायता करना, असिस्ट करना, सिर्फ इतना सा काम है उनका। मेले लगते हैं या ट्रस्ट में जैसे वहाँ काम होता है मंदिर में, उसको ट्रस्ट के लोग उसको देखते हैं, कोई सुझाव देना है उन्होंने कोई मिनट्स बनते हैं, मीटिंग होती है, उसके बाद एग्जीक्यूट तो उसको टेंपल का चेयरमैन करता है या कमिश्नर करता है। या उसका अगर वो कमिश्नर के बस का भी कोई काम नहीं है, उससे बड़ा काम है, तो वो गवर्नमेंट को जाता है। तो ये तो बेकार की बात है, वो तो उनको, क्योंकि जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनकी समझ ही उतनी जैसी है। जी, देखिए, बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जब हम घूम रहे थे, आपके विरोधियों से भी बात कर रहे थे, तो एक सवाल इसमें बलदेव शर्मा का भी आया कि बलदेव शर्मा आपके साथ चल नहीं रहे हैं। हालांकि भाजपा के कुछ लोग आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन पूर्णतः बलदेव शर्मा आपके साथ नहीं है। आपने बलदेव शर्मा से बात करने की कोशिश की, या अभी भी लग रहा है कि मन में उनके भी खींच है कुछ? देखिए, ये स्वाभाविक है, जब कोई इस तरह की घटना घटती है, खींच सभी के मन में होती है। लेकिन अब खींच जो है, मैं उनको भी छोड़ देनी चाहिए और पार्टी की मुख्य धारा में काम करना चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं सबको पता है ना। अनुराग जी ने उनको समझा लिया, बड़े नेताओं ने उनको समझा लिया, उसके बाद भी अगर वो अपना रुख ऐसा ही रखेंगे तो उनकी मर्जी है, उसको हम क्या कर सकते हैं। उनका डेंट आपको पड़ेगा क्या उनकी नाराजगी? देखिए, राजनीति में षड्यंत्र, यंत्र मंत्र सब चलते हैं, और
जो अब जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं समझूं कि मैं ही सब कुछ हूँ तो ऐसा नहीं होता। जी राजनीति में जनता जो है वो आजकल सब कुछ समझती है, और चुनना तो जनता ने होता है। अब जनता उनको पार्टी ने 6 बार टिकट दी, उनका मान सम्मान किया, और मैं उनसे मिला 3-4 बार, मैंने उनसे बात की कि आप मेरे साथ चलिए। जी उनको मैंने फ़ोन पर भी कई बार बात की, लेकिन वो टाल जाते हैं। लेकिन मुझे इतना पूरा भरोसा है कि वो साथ चलेंगे और हम मिलकर जो है चुनाव को लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये तो रही बलदेव शर्मा की बात। अब है आपके सामने जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं सुभाष चंद्र डटवालिया, वो कह रहे थे कि इंद्रदत्त लखनपाल एक भगौड़ा है और भगौड़े को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब आप उनको अपने ओपोनेंट के तौर पर किस तरह देखते हैं? देखिए, सुभाष डटवाले जी मेरे मित्र हैं, जी दोस्त हैं, हमने इकट्ठे पार्टी में काम किया। उनको लगता है मैं भगौड़ा हूँ। अगर मैं भगौड़ा होता तो मैं विधानसभा में वापस ना आता। जी मैं भगौड़ा नहीं हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, कर्म करता हूँ। और ये तो जनता ने तय करना है कि मैं भगौड़ा हूँ कि क्या हूँ। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो उनके शब्दों का भी मैं स्वागत करता हूँ। जी जिसकी जितनी मानसिकता वो उतनी बात करेगा। देखिए, आपके विषय में एक सवाल ये भी आता है, बहुत सारे आपके विरोधी भी ये बताते हैं, कुछ लोग भी ये बताते हैं कि आपका घर तो शिमला में है, यहाँ आपका मकान ठीक से बना भी नहीं है। फिर आपके ओपोनेंट के विषय में भी लोग यही कहते हैं कि सुभाष चंद्र डटवालिया को मेन बड़सर बाजार में अपना घर बना लेना चाहिए, और उन्होंने मंच से भी ये बात कही कि अब 4 कमरों की जो रिहाइश है वो मुझे भी देख लेनी चाहिए। तो यहाँ का स्थायी निवासी फिर किसे माना जाए? स्थायी देखिए, कौन है? बड़ी छोटी मानसिकता की बात करते हैं लोग। हमारा जो संविधान है, जो विधानसभा का जो क्षेत्र होता है, पूरा प्रदेश होता है। किसी भी प्रदेश का किसी भी कोने का व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, और वो जनता ने देखना है कि उसका यहाँ मकान है कि नहीं है। जी और ये मुद्दे तो जब मैं 2012 में आया था तब से चल रहा है। हाँ लोग टेंटों में भी रहते हैं। जी हमारे आज भी लोग बेचारे ऐसे हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है रहने के लिए, और मेरे पास तो है। जी चाहे मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, मेरी अपनी जमीन है यहाँ पे। बनाएंगे मकान जब समय लगेगा। लोगों ने और कभी आपसे पूछा नहीं? हमारे फोर फादर्स यहीं के पैदाइश है सबकी। हमारा अपना मूल निवासी हमारे पिताजी दादाजी वगैरह यहीं से गए हैं शिमला को। शिमला में मकान तो सबके हैं, किसके नहीं है। जी अब सोनिया गांधी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, सबके मनाली में मकान है, किसी का शिमला में। देखिए, ये तो रही मकान की बात। राजेश धर्माणी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव में मतदान होगा वो शिमला का बेटा वर्सेस बड़सर का बेटा ये चुनाव होगा, क्योंकि आपको उन्होंने एक तरह से बाहरी करार दे दिया कि आप शिमला में ज्यादा समय रहते हैं। अब राजेश धर्मानी की तो मजबूरी है, और वो मजबूरी में इतनी छोटी बात में जा सकते हैं ऐसा मुझे विश्वास नहीं था। उन्होंने बात बोली, बहुत स्वागत है उनकी बात का। शिमला का बेटा हो चाहे बड़सर का बेटा हूं, तो मैं बड़सर का ही। उन्होंने एक और बात कही कि मुख्यमंत्री के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो मुख्यमंत्री भी तो शिमला का बेटा है, उनको क्यों नहीं बोलते? उनके भी तो घर शिमला में है। वो तो यहाँ रेस्ट हाउस में रहते हैं। मैं तो फिर भी किराए के मकान में रहता हूँ, मैं आज तक रेस्ट हाउस में नहीं रहा कभी। मुख्यमंत्री महोदय तो सेरा रेस्ट हाउस में रहते हैं। धर्मानी जी से ये पूछो कि शिमला में मुख्यमंत्री के कितने घर हैं। हम बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलना नहीं आता। हम जरा कुछ और तरह के आदमी हैं, हम संस्कारी लोग हैं, और जो इस तरह की छोटी बात करते हैं उनकी मानसिकता उतनी है, क्योंकि अब उनको बोलने को कुछ है नहीं। अब धर्मानी जी जब मंत्री नहीं थे तो बड़े परेशान थे। हाँ। साल भर जब मंत्री नहीं बने तो वो काफी समय तक तो मुख्यमंत्री के पास मिलने तक नहीं गए। आज अगर वो मंत्री बना दिया, उनको जिम्मेवारी दे दी कि आप विधानसभा बड़सर देखो, तो देखते रहे, बोलते रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, जनता ने फैसला करना है, जनता से बड़ा कोर्ट कोई भी नहीं है। अब वो तो दुष्प्रचार करेंगे ही करेंगे। वो कभी भगोड़ा बोलेंगे, कभी बिकाऊ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, बोलते रहे। अब मुद्दों पे बात करिए कि 15 महीने में सरकार ने क्या किया। हम उस बात के लिए सवाल पूछेंगे। हम भगोड़े हैं, हम शिमला के हैं, वो बात की बात है। वो जनता जानती है। 3 बार मुझे विधायक बनाया यहाँ की जनता ने, तो वो धर्मानी से पूछ के नहीं बनाया या और किसी के पूछ से नहीं बनाया। और जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कितने पानी में है और कितना लोग उनको विधानसभा क्षेत्र में मानते हैं। कई तरह की बातें करते हैं, शिमला छोड़ाएंगे, कई बार 2012 से ये बातें चल रही, पैक करके भेज देंगे, ये करके भेज देंगे।
भाई विधानसभा तो शिमला में बैठनी है, बड़सर में नहीं बैठनी है। बड़सर के अगर मैंने यहाँ से जीत के जाना है, सचिवालय भी शिमला में है जी। और विधानसभा शिमला में है। ये छोटी मानसिकता की जो बात करते हैं उनका, क्योंकि दिमाग ही उतना है, उससे ज्यादा वो सोचते ही नहीं है। देखिए, एक ठेकेदार लॉबी है, कुछ चर्चा आपके विषय में ये भी होती है कि वो ठेकेदार लॉबी पूरी आपके साथ ही चलती है। इसके अलावा आपके समर्थन में बहुत सारे और भी लोग हैं, लेकिन इस ठेकेदार लॉबी के साथ चलने का क्या कारण है? देखिए, बड़ा विचित्र सवाल है ये। ठेकेदार लॉबी है कौन? जितने ठेकेदार थे वो सारे तो आज सुभाष डटवाली के साथ चले हैं, धर्मानी जी के अंग संग चले हैं, सुक्खू जी के लिए नारे लगा रहे हैं कि शायद हमारे काम मिल जाए, हमारे पैसा जो मिलना है वो मिल जाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, ठेकेदारी करना कोई गलत बात नहीं। हमारे क्षेत्र में ना तो ये इंडस्ट्री है, ना यहाँ इतनी ज्यादा नौकरियां हैं। अब ठेकेदारी तो हर जगह ही है। मतलब वो आपको छोड़कर उनके साथ चल रहे हैं? वो खुद, जो सुभाष डटवाली, वो क्या है? वो तो खुद ठेकेदार है, उनका परिवार पूरा ठेकेदार है। आज माइनिंग की बात करते मुख्यमंत्री महोदय, पूरे क्रशर उन्होंने बंद कर दिए हैं, तो सुभाष डटवाली का क्रशर बंद करो ना पहले। क्या वो माइनिंग नहीं करते? अगर वो इतने ही साफ सुथरे हैं तो सबसे पहले तो वो अपने कैंडिडेट का क्रशर बंद करें, उसके बाद बाकी बात करें। ठीक है, ये तो रही कैंडिडेट की बात। आपके विषय में एक और, इस समय जब आप लोग हयात रिजेंसी में रुक रहे थे, आप लोग ऋषिकेश में थे, तो मुख्यमंत्री ने आपके घर का भी, एक तारा देवी के घर का मसला उठाया था कि अवैध संपत्ति है, नोटिस भी आप लोगों को भेजे गए थे। अवैध संपत्ति नहीं है, वो तो मेरे पिताजी की संपत्ति है, अवैध कहाँ से होनी है? उसमें समस्या क्या थी? क्योंकि आपको एमसी की तरफ से नोटिस भेजा गया, नोटिस आया, तो उसका केस चल रहा है, उसमें हम उसको प्रूव करेंगे ना। मुख्यमंत्री को तोड़ना होगा तोड़ दे, उसमें क्या है? अगर उनको लगता है कि अवैध है, अवैध नहीं है, और अगर उनको लगता है अवैध है, तोड़ दे, उसमें क्या है? मुख्यमंत्री से आपकी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, जब ये घटनाक्रम घटने वाला था, आपने मुख्यमंत्री को चेताने की कोशिश की थी क्या? नहीं, हमारी बातें नहीं हुई, कोई ऐसी कोई बातें नहीं हुई उनके साथ। अब इस विधानसभा क्षेत्र के इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि आपके विषय में लोग कहते हैं कि स्वभाव के बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, लेकिन विकास उतना हो नहीं पाया जितना होना चाहिए था। अब इस बार आपने क्या विजन लिया है? विकास किसने करना आता है? मुखिया करता है ना। हम तो डिमांड रखते हैं कि हमारा बस अड्डा बना दो, हमारे हॉस्पिटल बना दो, हमारे जो यहाँ पे बड़सर विधानसभा की जितनी समस्याएं हैं वो सारी की सारी मुख्यमंत्री के सामने हमने रखी। जब वो यहाँ पे बीजेडी में आए थे तब भी रखी, तब भी उन्होंने 5-7 पढ़ी, उसके बाद उन्होंने बंद कर दी। कहने का मतलब है, ये यहाँ के लोगों को पानी चाहिए, सड़क चाहिए और हॉस्पिटल चाहिए, ब्लॉक ऑफिस चाहिए। स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे ज्यादा मैंने उठाया। स्वभाव नर्म होने का मतलब ये नहीं कि हमने कोई मुद्दे नहीं उठाए और काम ही नहीं हुए। वो तो चंद लोगों की एक बात है कि काम नहीं हुए, बहुत काम हुए हैं। अगर मैं आपको पूरी लिस्ट दूं तो आप बोलेंगे ये तो झूठ बोलते हैं लोग। थोड़ी सी बताइए ना कि कितने काम। देखिए, अभी राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं सीपीएस था, हमारा बड़सर का हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल बना, वीरभद्र सिंह जी ने दिया। हमारा सिविल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिजड़ी में बना, वीरभद्र सिंह जी ने दिया। फायर ऑफिस बिजड़ी में खुला, वीरभद्र सिंह जी ने दिया। 17-18 छोटे बड़े पुल मैंने बना के दिए यहाँ पर राजा साहब के उसमें नेतृत्व में। उनकी अब आपको लिस्ट गिराने लगूँ तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, है ना। बेबड़ सेहली सड़क बनाई, उसमें ब्रिज के साथ 6 करोड़ रुपए की। समेला सकड़ी बड़ा गांव की सड़क बनी 2 पुल के साथ 6 करोड़ की। हमारी 6 जलहड़ी सड़क बनी 4 करोड़ की। दंदवी में पुल बना, ब्रिज बना 3.5-4 करोड़ का। और 6 करोड़ की हमारी सरहली खड्ड पे ब्रिज बना। 6 करोड़ का हमारा जोर घाट में ब्रिज बना। और 5-5 करोड़ की 4 सड़कें और बनी। तो इस हिसाब से उस समय हमने बहुत काम किया था वीरभद्र जी के समय में। तो आज तो हमारी कोई डीपीआर ही, एक डीपीआर हुई, वो भी जयराम सरकार के समय में हमने सबमिट कराई थी, तो वो पास हुई है। अदरवाइज तो हमने जो डीपीआर बना के भेजी हुई है उनके ऊपर तो चर्चा ही नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से बात की थी, उन्होंने कहा था अभी पैसा नहीं है, अभी हम कर नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों ने जमीन दान में दी हुई है, डीपीआर बन के तैयार हैं, तो उसमें तो बजट ही डालना था हमारा। अब मैंने कहा था कि हमारा सिविल हॉस्पिटल बड़सर का है, इसके लिए कुछ बजट डाल दो। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बिजड़ी की फाइल जो है 10 महीने से वहाँ पड़ी हुई है सेक्रेटरी के टेबल पे, उसमें वो साइन होने थे टेक्निकल सैंक्शन के, वो नहीं हो सके। मुख्यमंत्री को कहा, स्वास्थ्य मंत्री को कहा, स्वास्थ्य सचिव को कहा, लेकिन उनके पास समय कहाँ है सुनने का। और देखिए, अब ये तो रही बात मुख्यमंत्री और उनके कामों को लेकर। स्कूल हमने बहुत अपग्रेड कराए। 8 स्कूल तो मैंने जेबीटी से हाई स्कूल कराए थे अपने समय में।
4 स्कूल मैंने सीनियर सेकेंडरी करवाए थे राजा साहब से। और अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से अपने स्कूलों में कोई कॉमर्स की क्लासेस मांगी थी, कोई हमने इसकी साइंस की क्लासेस मांगी थी, कहाँ मिली। एंटी इनकम्बेंसी रहेगी क्या, क्योंकि जब भी किसी विधायक को 2 टेन्योर से ज्यादा का समय रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, सभी की होती है। और जिस मुद्दे पे कांग्रेस हमें बोल रही है उस मुद्दे को हम जनता के बीच में जा रहा हूँ और उनको समझा रहा हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ और हमने पार्टी नहीं छोड़ी। हाँ। हमें एक्सपेल किया गया, हम काहे के भगोड़े हुए। भगोड़ा तो वो तक ही भाग गया, हम भागे थोड़ा ना। शरेआम वोट डाल ली, दिखा के वोट डाल ली, उसमें एंटी पार्टी कानून लगता नहीं है, एंटी डिफेक्शन रूल, और उन्होंने हमें निकाल दिया। कम से कम वो समय देते, अगर वो इतने साफ सुथरे थे दे देते समय, 2-3 दिन का चर्चा कर लेते, बात कर लेते, शायद ये यहाँ तक नौबत न थी। अब एक आपसे अंतिम सवाल, आप भी दावा कर रहे हैं, राजेंद्र राणा भी दावा कर रहे हैं, देवेंद्र कुमार भुट्टो भी दावा कर रहे हैं कि 4 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इस दावे का रीजन क्या है, लॉजिकल रीजन क्या है? लॉजिकल रीजन बहुत रीजन है, अभी सारी बातें एकदम। क्या आपके संपर्क में कुछ विधायक हैं क्या? अभी ये चीजें बताई नहीं जाती है ना, ये जब 4 जून के बाद आप जब शिमला में मिलेंगे फिर आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, इंद्रदत्त लखनपाल हैं, कुछ ही समय बाद अपना नामांकन भी दर्ज करवाने वाले हैं, तो हमने चुनावी संवाद इंद्रदत्त लखनपाल से भी किया और जो सवाल सत्ता के गलियारों में इंद्रदत्त लखनपाल के विषय में घूम रहे थे उन सवालों का भी हमने जवाब लेने की कोशिश की। और तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।